भारत को समझने की कई तरीके हैं, है ना? इतिहास, संस्कृति, लोग। लेकिन क्या कभी नदियों के जरिए इसे समझने की कोशिश की है? क्योंकि भारत की नदियां असल में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाती हैं। चलिए आज भारत की इन जीवन रेखाओं की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जी हाँ, एक देश पर नदियां दो तरह की। एक तरफ है हिमालय के एकदम युवा और जोश से भरे जाइंट्स, और दूसरी तरफ है दक्षिण के पठारे हिस्से के पुराने मंजे हुए खिलाड़ी। और मजे की बात यह है कि इनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो सवाल उठता है कि इन दो तरह की नदियों को अलग क्या करता है? आखिर वो कौन सी लाइन है जो इन्हें बांटती है? इसका जवाब है भारत का महान जल विभाजक। ये कोई बनी बनाई दीवार नहीं, बल्कि एक नेचुरल बाउंड्री है जो देश के पानी के बहाव को दो टीमों में बांट देती है। अच्छा, तो ये जल विभाजक होता क्या है? इसे ऐसे समझिए। सोचिए एक पहाड़ की चोटी है। अब जब बारिश होगी तो पानी कुछ एक तरफ बहेगा और कुछ दूसरी तरफ, है ना? बस यही है जल विभाजक, एक ऊंचा इलाका जो पानी के बहाव को दो अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम में बांट देता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अंबाला रिज, जो सिंधु और गंगा सिस्टम के पानी को अलग अलग रास्ते पर भेज देता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 से, हिमालय के जायंट्स। इन नदियों को यंग, पावरफुल और पेरिनियल यानी बारहमासी कहा जाता है। मतलब ये जियोलॉजिकली काफी नई है, ताकत से लबालब हैं और इनमें साल के 365 दिन पानी बहता है। तो इनकी खासियत क्या है? सबसे पहली बात, इनका सोर्स है ग्लेशियर। बर्फ पिघलती है और इन्हें पानी मिलता है, इसीलिए तो ये पेरिनियल है। मतलब साल भर बहती रहती हैं, कभी सूखती नहीं। और इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये पहाड़ों को काटकर गहरी वी शेप वाली घाटियां बना देती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी से बड़े बड़े उपजाऊ मैदान भी तैयार करती हैं। इस टीम का पहला बड़ा नाम है सिंधु नदी सिस्टम। ये तो एक असली ग्रैंड ट्रैवलर है, एक इंटरनेशनल नदी। सोचिए, इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, फिर ये लद्दाख से गुजरती है और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। और इसकी जो 5 फेमस सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हीं से मिलकर बना है हमारा पंजाब का फर्टाइल इलाका। अब देखिए, ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1960 की सिंधु जल संधि। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के पानी का बंटवारा तय करता है। और आज भी ये ट्रीटी दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद अहम है। अब आते हैं भारत के दिल पर, यानी गंगा सिस्टम पर। यह सिर्फ एक नदी नहीं, एक आस्था है। इसका सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। फिर ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से गुजरती है। करोड़ों लोगों को पानी तो देती ही है, साथ ही एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी देती है। और आखिर में बांग्लादेश पहुंच जाती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है। गंगा के सफर में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे देवप्रयाग। ये वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से ये नदी गंगा कहलाती है। एक और बात, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कोसी नदी, जो अपनी खतरनाक बाढ़ के लिए इतनी बदनाम है कि उसे बिहार का शोक तक कहा जाता है। और सफर के अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। हिमालयन टीम का तीसरा मेंबर है ब्रह्मपुत्र, जिसे एक अनटेम्ड फोर्स यानी एक बेकाबू ताकत कह सकते हैं। और इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? इसके नाम। ये एक ऐसी नदी है जिसकी हर इलाके में अलग पहचान है। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ये ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। मतलब एक नदी और कितने सारे नाम। ब्रह्मपुत्र की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट मतलब गाद लेकर चलती है, और जब ये गाद नदी के तल पर जमा होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है और नतीजा भयंकर बाढ़। असम में तो ये नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, जिसे ज्योग्राफी में ब्रेडेड चैनल कहते हैं। सच में ये नेचर की एक जबरदस्त ताकत है। तो ये तो थी हिमालय की कहानी। अब चलिए उस वाटर डिवाइड को पार करके दक्षिण की ओर चलते हैं और मिलते हैं हमारी दूसरी टीम से, पेनिनसुला वेटरन्स, यानी प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी और अनुभवी नदियां।
ये बहुत पुरानी है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है और इनका फ्लो काफी स्टेबल मतलब स्थिर रहता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इन दोनों टीमों में आखिर फर्क क्या है। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो जियोलॉजिकली यंग हैं और ग्लेशियर से पानी लेती हैं, इसीलिए तो साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां जो बहुत पुरानी है और पानी के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं, इसीलिए ये सीजनल होती हैं। हिमालय की नदियों का रास्ता लंबा और घुमावदार होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का रास्ता छोटा और काफी हद तक सीधा होता है। लेकिन ठहरिए, इस पेनिनसुलर टीम में कुछ बागी भी हैं, मतलब ऐसी नदियां जो ट्रेंड के खिलाफ जाती हैं। जहां ज्यादातर नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों कुछ नदियां ढलान के उलट पश्चिम की ओर बहती हैं? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल कारण छिपा है, और जवाब है रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी। ये तब बनती है जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा दो फॉल्ट लाइंस के बीच नीचे धंस जाता है और एक घाटी बन जाती है। भारत में नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदियां इन्हीं रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, और यही वजह है कि इनका रास्ता कुदरती तौर पर पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ मुड़ जाता है। बात करें नर्मदा की, तो इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। इसके सफर में धुआंधार फॉल्स और मार्बल रॉक्स जैसी कुछ बेहद खूबसूरत जगहें भी आती हैं। इन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक और खास बात है, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं एस्चुएरी। अब फर्क क्या है? डेल्टा वो होता है जहां नदी अपने साथ लाई मिट्टी जमा करके एक तिकोना जमीनी हिस्सा बना देती है, जैसा ज्यादातर पूरब की ओर बहने वाली नदियां करती हैं। वहीं एस्चुरी एक गहरी फनल जैसी जगह होती है जहां नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है, बिना कोई जमीन बनाए। चलिए अब वापस पेनिनसुला टीम के उन मेंबर्स पर आते हैं जो पूरब की ओर बहते हैं और जो डेल्टा बनाने के असली माहिर हैं। इस ग्रुप में कई बड़े नाम हैं। सबसे पहले गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। फिर आती है कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी तो एक इतना फर्टाइल डेल्टा बनाती है कि उसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और हाँ, महानदी, जिस पर बना है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक, हीराकुंड डैम। तो अब तक हमने नदियों की कहानी को समझा, लेकिन अब इस कहानी में एक नया किरदार जुड़ गया है, हम यानी इंसान। और हमारे आने से इन जीवन रेखाओं की कहानी पूरी तरह बदल गई है। हमारा असर हर जगह दिखता है। हमने बांध बनाए जिससे नदियों का नेचुरल फ्लो बदल गया। पॉल्यूशन ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ हम केन बेतवा जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से वाटर मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे बनाए बांध ही नदियों की उपजाऊ मिट्टी को रोक रहे हैं, जिससे डेल्टा सिकुड़ते जा रहे हैं। तो अब बात बिल्कुल साफ है, नदियों की कहानी और हमारी कहानी अब अलग अलग नहीं है, ये एक हो चुकी हैं। उनका भविष्य और हमारा भविष्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुका है।